नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं उत्तर के महान मैदान के बारे में, है ना। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देख लिया था हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में हमने देख लिया था, जिसमें हमने पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, है ना, साथ ही साथ नदियों के आधार पर जो है हिमालय का वर्गीकरण भी हमने देख लिया था। मैंने बोला था कि अगले लेक्चर में हम जो है कुछ क्वेश्चन उसके से रिलेटेड पूछे गए यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे, तो आज के लेक्चर में ही वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। ये देखिए, ये अपना ही कम्युनिटी टैब है लर्निफाई का ही, वहीं से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिए हैं, है ना। तो ये अलग अलग टाइम पे पूछे गए यूपीएससी के ही पीवाईक्यूज है ना। ईयर्स मैंने नहीं लिखे, छोड़ो उनको, है ना। तो ये पीवाईक्यू ही है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलो ये देखो, पहले सबसे पहले नंदा देवी पीक फॉर्म्स पार्ट ऑफ, ऑप्शन है आसाम हिमालय, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी पंजाब हिमालय। तो बताओ कौन सा इसका आंसर होगा सही, है ना। सोचो एक बार। आसाम हिमालय का होगा? बिल्कुल नहीं, आसाम हिमालय का होगा। आसाम हिमालय कौन सी नदियों के बीच में है? तो ये देखिए, एक तो तरफ तो तीस्ता नदी आ जाती है और तीस्ता से लेकर यहाँ पर कौन सी, दिबांग नदी, है ना। फिर या जिसे ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। यहाँ पर कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ था? सतलज से लेकर काली नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो कुमाऊं हिमालय। और नेपाल हिमालय कौन सा था? काली नदी से लेकर कोसी नदी तक का जो क्षेत्र था वो था नेपाल हिमालय। और पंजाब हिमालय या इसको हम कहें कश्मीर हिमालय, ये तो सिंधु से लेकर सतलज के बीच का जो क्षेत्र था वो था पंजाब हिमालय। तो इसका आंसर क्या है? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का ही पार्ट है नंदा देवी पीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर आइए क्वेश्चन पर। वैन यू ट्रेवल इन हिमालयाज यू विल सी फॉलोइंग्स। जब आप हिमालय में ट्रेवल करते हैं, हिमालय की ओर जाते हैं, तो आप इनमें से क्या क्या वहां पर देखेंगे? आपको क्या देखने को मिलेगा? डीप गॉर्जेस, है ना, यानी गहरे जो गॉर्ज होते हैं वो गॉर्ज कैनियन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में बता रखा है। यू टर्न रिवर कोर्सेस, मतलब यू टर्न का मतलब नदियां इस प्रकार से जा रही हैं, है ना, ठीक है। तीसरा पैरेलल माउंटेन रेंजेस, है ना, यानी कि समानांतर पर्वत श्रेणियां ऐसे, ठीक है। फिर है चौथा स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइड। स्टीप ग्रेडियंट का मतलब है कि इस प्रकार से तीव्र ढाल जो है हमें देखने को मिलेंगे हिमालय में। तो क्या ऐसे चीजें हिमालय में हमें देखने को मिलेगी? क्या क्या देखने को मिलेगी? अब देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन में तो ऑप्शंस कुछ और थे, परंतु मैंने इस प्रकार से बना दिया 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ऑल ऑफ द अबव। क्यों बना दिया? क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही है ना, थोड़ा इंप्रोवाइज मैंने कर दिया है। तो सोचिए आपके दिमाग में, सोचा। देखिए, डीप गोर्जेस हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि युवा अवस्था में ही तो नदियां जो है वो डीप गोर्जेस का निर्माण करती है, ठीक है। यू टर्न, बिल्कुल यू टर्न, नदियां इस प्रकार से यू टर्न करती हुई वहां पर आपको दिखेंगी, ठीक है। पैरेलल माउंटेन रेंजेस बिल्कुल दिखेंगी। क्यों? देखिए हमें ये दिखाएगा तो वृहद श्रेणियां, वृहद हिमालय दिखेगा, मध्यम हिमालय, फिर शिवालिक की श्रेणियां देखने को मिलेगी, है ना। तो पैरेलल यानी कि समानांतर श्रेणियां भी देखने को मिलेगी। चौथा है डीप ग्रेडियंट गॉर्जेस, है ना। तो डीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइड, तो बिल्कुल तीव्र ढाल हमें देखने को मिलेंगे हिमालय में जब हम जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए इधर आ जाइए। इफ देर वेर नो हिमालय रेंजेस, है ना, मैंने ये जानबूझकर आपको नहीं पढ़ाया था। क्यों? अगर मैं ये आपको पढ़ा देता तो ठीक से समझ में नहीं आता। अब मैं इस क्वेश्चन की सहायता से आपको समझाऊंगा। कभी भी क्वेश्चन की सहायता से समझाते हैं तो ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहता है ना। इफ यू देर वर नो हिमालय रेंजेस, अगर हिमालय श्रृंखलाएं नहीं होती, व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो कौन सा ऐसा जो है वो ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट होता है इंडिया पे अगर हिमालय नहीं होता? कहने का मतलब क्या है कि अगर हिमालय की श्रेणियां नहीं होती बनी हुई तो हिमालय भारत पर क्या ज्योग्राफिकली जो प्रभाव है वो पड़ता? पहला, मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया, यानी कि भारत जो है उसका बहुत बड़ा भाग जो है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवने जो है उसकी मार झेलता, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला है इंडो गंगेटिक प्लेन वुड बी डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। तो जो इंडो गंगा का जो क्षेत्र है, जो अपना मैदान है, गंगा नदी का मैदान, उत्तर का मैदान, वो जो है इस जो यहाँ पर इनको गाद मिलती है नदियों से, जो इनके एलुवियल स्टोन, जो आपको कि जलोढ़ मिट्टी इनको प्राप्त होती है, ये सब नहीं मिलती। तो बिल्कुल सही बात है। अब
गंगा नदी कहाँ से निकलती है, और साथ साथ उत्तर की यमुना, गंगा, ये सब नदियाँ कहाँ से निकलती है, हिमालय की श्रेणियों से निकलती है। अब जब हिमालय ही नहीं होता तो ये नदियाँ कहाँ से निकलती, है ना। तो जब हिमालय नहीं होता तो नदियाँ नहीं निकलती, नदियाँ नहीं निकलती तो ये जलोढ़ जो इनके आप यहाँ पर इकट्ठा होते अवसाद, वो भी नहीं होते। तीसरा, द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम एट इट इज एट प्रेजेंट। तो आज का जो मानसून का पैटर्न है उससे अलग होता है मानसून का पैटर्न। तो बिल्कुल ठीक है, मानसून का पैटर्न वाला जो है ये चीज़ें जो है ना, आप जब मैं आपको मानसून पढ़ाऊंगा ना भारत में, तब आप और भी अच्छे से समझोगे। चलो मैं एक बार यहाँ समझा देता हूँ आपको, है ना। एक बार हम अपना भारत बना लेते हैं थोड़ा सा, जिस प्रकार से भी हमसे बन रहा है। और एक मिनट, बन गया, है ना। हमने देखा था हिमालय कहाँ से कहाँ तक था, इस प्रकार से हिमालय था, है ना। तो बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि नदियां, ये हिमालय नहीं होता तो नदियां नहीं निकलती, और नदियां नहीं निकलती तो इस उत्तर के मैदान में गाद इकट्ठा नहीं होती, है ना, ये अवसाद नहीं होते। ठीक है, फिर क्या था, इधर से जो है उत्तर पूर्व से पवनें चलती हैं। ये सब मैं आपको जब मानसून पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा एक समझ लीजिए। तो ये साइबेरिया से पवनें आती हैं। साइबेरिया कहाँ है, तो रूस जो है ना, रूस रूस का जो एशिया में क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, साइबेरिया कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि रूस जो है वो एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है, तो इसका जो एशिया वाला क्षेत्र है वो साइबेरिया। तो यहाँ साइबेरिया से ठंडी पवनें चलती है। ये ठंडी पवनें जो है इस ऊंची ऊंची जो श्रेणियां हैं हिमालय की, इनसे टकराकर भारत की ओर नहीं आती, है ना। तो इस ये हिमालय नहीं होता तो यहाँ पर ये जब ठंडी पवनें आती तो भारत कहाँ पर होता। ठीक है, अब क्या है, एक बताया कि मानसून मानसून का जो पैटर्न आज है वैसा नहीं होता। तो देखिए अपने यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून, इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती है। ये है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, समझा दूं मैं, और ये है अरब सागर। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दो श्रेणियां अपने दो शाखाओं से अपने यहाँ मानसून आता है। इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम से पवने इस प्रकार से चलती है ना। तो ये पवने देखिए, ये यहाँ पर जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हैं सब, मेघालय की पहाड़ियां हैं सब, और ये जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, इनसे टकरा कर ये पवने जो है इस प्रकार से चलने लगती है इधर की ओर, है ना। और इसलिए ये यहाँ पर बारिश करवाती है। अगर मान लीजिए हिमालय नहीं होता तो ये पवने यहाँ पर टकराती नहीं, और ये पवने जो है आगे की ओर सीधी चली जाती। इसलिए क्या होता, यहाँ पर आज का जो मानसून का पैटर्न है ना, इस प्रकार से बारिश होती है, ये बारिश का पैटर्न भी नहीं होता, है ना, इस प्रकार से। और ये जो पवने हैं वो भी आगे सीधी निकल जाती, इसलिए यहाँ पर जो है वर्षा होती ही नहीं। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी रेगिस्तान का जैसा बना होता, इस प्रकार से। ऐसा आपको कल्पना करना है कि नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता। चलिए समझ में आ गया आपको, चलिए आगे चल लेते हैं। फिर अब आ जाते हैं हम जो उत्तर का विशाल मैदान है ना, उस विशाल मैदान के बारे में। तो देख लिया हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय के बारे में डिस्कस कर लिया, है ना। हमने मुख्य हिमालय के बारे में डिस्कस कर लिया। मुख्य हिमालय की तीन जो श्रेणियां थी वो तीनों श्रेणियां हमने देख ली। साथ ही साथ जो उत्तर पूर्व में जो पहाड़ियां थी उनके बारे में भी हमने जानकारी हासिल कर ली, है ना। मिशमी, अबोर, मीरी, डफला, रेंगमा, और ये सब पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया के बारे में हमने देख लिया। फिर इधर से हमने नागा पहाड़ियाँ देख लिया, पटकाई बूम देख लिया, है ना। मेटाजोल की पहाड़ियाँ देख लिया, लेमाटोल की पहाड़ियाँ, माफ़ कीजिएगा। फिर मीजो एलुशाई पहाड़ियाँ, फिर वही नीचे जाके क्या बन जाती है, वही यहाँ से देखे, यहाँ से वही नीचे जाके क्या बन जाती है, अराकान योमा। और यही अराकान योमा जो है आगे जाके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना अपने, तो ये अराकान योमा का ही पार्ट है। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब भारत का जो भारत की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है उसमें अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, क्या, उत्तर के विशाल मैदान। तो चलिए एक बार स्क्रीन जो है हम यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। ये सब चीज़ें वैसे मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है, चलिए, है ना। तो उत्तर का विशाल मैदान देखिए इस प्रकार से फैला हुआ है भारत में, है ना। आप देख सकते हैं ये सिंधु, उसकी सहायक नदियां, गंगा उसकी सहायक नदियां, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों की जो क्षेत्र है वहां पर ये फैला हुआ है उत्तर का विशाल मैदान। और इस उत्तर के विशाल मैदान में भी अलग अलग पार्ट है, जैसे पंजाब हरियाणा का मैदान है, राजस्थान का मैदान है, गंगा का मैदान है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र या आसाम का मैदान है।
ये सब भी हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। अब देखें यहाँ पर कि इस गंगा के मैदान का उद्भव किस प्रकार से होता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसका उद्भव कैसे हुआ। तो जब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से भारत की जो प्लेट है यूरेशियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है, उससे पहले इनके बीच में क्या होता है, यहाँ से आप समझिए, आप इतना ऐसे समझ लीजिए, ये यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट है, ये बीच में क्या था, 33 महासागर है ना, ये 33 महासागर है। तो और ये यहाँ पर है इंडियन प्लेट, ये क्या है अपनी इंडियन प्लेट, ये क्या है यूरेशियन प्लेट। अब यहाँ से जो नदियाँ निकली वो कहाँ पर गिरेगी, 33 महासागर से। यहाँ से जो नदियाँ निकली वो कहाँ गिरेगी, 33 महासागर में। तो ये 33 महासागर में जो अवसाद इकट्ठा हुए, ये अवसादों से ही मिलकर ये उत्तर के भारत का निर्माण, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण होता है। इसलिए आज भी अगर आप इन मैदानों को खोदोगे, जब यहाँ पर आपने देखा होगा इन मैदानी क्षेत्रों में अगर आप कुएं खोदते हुए देखेंगे तो इन मैदानों में आपको क्या मिलेगा, आपको वही नदियों के द्वारा बहाए गए जो छोटे छोटे कंकड़ वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पर खुदाई करने पर देखने को मिलते हैं, है ना, माफ कीजिएगा, है ना। इस प्रकार से ये सब अलग अलग प्रकार के मत यहाँ पर दिए गए हैं कि किस प्रकार से जो है इनका निर्माण होता है। ले दे के बात यही है कि इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, इन नदियों के द्वारा ही जो गाद इकट्ठा की जाती है, जो अवसाद लाए जाते हैं, इन अवसादों के द्वारा ही इस उत्तर के मैदान का निर्माण होता है ना। इस प्रकार से अब इस उत्तर के मैदान जो है, इस मैदान को भी कुछ भागों में बांटा जा सकता है, जैसे भाबर, तराई, बांगर और खादर। ये खादर, बांगर, तराई और भाबर है ना, ये क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप समझिए, देखिए ये हिमालय है, यहाँ से नदियाँ निकलती है, और जब यहाँ से नदियाँ निकलेंगी और ये गिरिपाद वाला जो क्षेत्र है, गिरिपाद मतलब इस पर्वत के जो जो क्षेत्र है इसका तक, ये आप कहोगे इसका गिरिपाद को आप समझ लीजिए कि इसका पैर आप समझ लीजिए, ये पर्वत है ना, इसके पैर। तो नदियाँ यहाँ से जब निकलती है, इसके पैरों वाला जो क्षेत्र है गिरिपाद, वहाँ पर मोटे मोटे कंकड़ से इस प्रकार से पत्थर टाइप के बने होते हैं, है ना। यहाँ पर नदियाँ क्या होती है, आप कहो तो एकदम नदी के जैसे नहीं दिखाई देती है, अलग 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 जो है, आप कहो कि यहाँ से एक निकल के आ रही है, यहाँ से थोड़ा सा झरना सा, यहाँ से थोड़ा सा पानी निकल के आ रहा है, और यहाँ पर आके यहाँ पर नदियाँ थोड़ा नीचे की तरफ आती है। तो इनमें जो है नदी जो है वो आपको दिखाई नहीं देती है। ये जो भाबर वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर खेती वगैरह भी कुछ नहीं की जा सकती क्योंकि कंकड़ पत्थर खूब ज़्यादा यहाँ होते हैं। उसके बाद में तराई वाला क्षेत्र आ जाता है। तराई वाले क्षेत्र में क्या होता है, थोड़ी महीन मिट्टी, ये इस प्रकार से जो कंकड़ है वो छोटे पतले हो जाते हैं, माफ कीजिएगा एक बार। तो हम डिस्कस कर रहे थे खादर और बांगर, है ये भाबर और तराई। तो भाबर वाला जो मोटा मोटा आपको पत्थर इस प्रकार से दिखेंगे गिरिपाद में, है ना, तो यहाँ पर नदी आपको दिखती नहीं है। परंतु तराई वाले क्षेत्र में नदी आकर जो है आपको दिखने लगती है, पर यहाँ पर अलग अलग जो है स्ट्रीम्स आके एक जगह मिलने लगती है ना। तो नदी थोड़ा सा यहाँ पर आप कहोगे एकदम नदी वाला भागे, आप कहोगे एक पूरी एक स्ट्रीम नहीं होती, अलग अलग स्ट्रीम्स आके मिल रही होती है, तो यहाँ पर पूरा दलदली सा क्षेत्र बन जाता है ना। दलदली क्षेत्र यहाँ पर पूरा एक निर्माण हो जाता है, इसलिए इसको तराई वाला क्षेत्र कहा जाता है। ये भी यहाँ पे अब पहले तो कृषि नहीं की जाती थी, परंतु इस तराई वाले क्षेत्र में जब आज़ादी के बाद में बहुत सारे लोगों को बसाया जाता है, तो इस तराई वाले क्षेत्र में लोग बस जाते हैं और वहाँ पर खेती की जाने लगती है। उसके बाद में बचे खादर और बांगर, इनको मैं चित्र की सहायता से समझाऊंगा, आगे चलते हैं, है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये आगे ट्रांस हिमालय हैं, और इसके बाद में जो हिमालय श्रेणी के नीचे इस प्रकार से मोटे मोटे पत्थर आपको दिखेंगे, ये भाबर वाला क्षेत्र है ना। उसके बाद थोड़ा नीचे वाला क्षेत्र नदी का आता है, तो वहां पर तराई वाला क्षेत्र आ जाता है, दलदली क्षेत्र। तराई वाला क्षेत्र कौन सा है, दलदली क्षेत्र। उसके बाद खादर और बांगर, ये तो नदी घाटी से मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो ये है देखिए भाबर प्रदेश। शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक ये पाया जाता है ना। सिंधु नदी कहाँ, कश्मीर में, सिक्किम में है तीस्ता नदी, तो वहां तक का जो क्षेत्र है पूरा वो पाया जाता है, वो वहाँ पर भाबर प्रदेश पाया जाता है, गिरिपाद क्षेत्र। गिरिपाद मतलब जो ये पर्वत है इसका जो ये आपको इसके पैर वाला जो क्षेत्र है वो 8 से 16 किलोमीटर लंबाई इसकी जो चौड़ाई वाली ये पट्टी के रूप में है। साथ ही साथ नदियाँ बड़ी मात्रा में यहाँ पर पत्थर लाती है, कंकड़, बजरी, है ना, लाकर जमा कर देती है। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा ना ये पत्थर मोटे मोटे, है ना। अब बताओ यहाँ खेती हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। जिसमें पारगम में चट्टानों का निर्माण होता है। अब इन चट्टानों के भीतर से होते हुए पानी बहता होता है, ये स्ट्रीम्स जो है बनी होती है, और ये कृषि के लिए अधिक उपयोगी क्षेत्र नहीं है
भाबर क्षेत्र। फिर आ जाता है तराई वाले क्षेत्र में, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ये भाबर के समानांतर उसके दक्षिण में फैला है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि तराई भाबर के दक्षिण में फैला हुआ है ना। तो ऊपर आ जाता है भाबर, उसके नीचे आता है तराई क्षेत्र, है ना। अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे लेते चलो तो ठीक है ना। 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई के रूप में ये भी पाया जाता है। और भाबर प्रदेश में धरातल के नीचे बहने वाला जो जल है यहाँ पर आके बाहर दिखाई देने लगता है। वो धरातल के नीचे कैसे बहता है, क्योंकि बड़े बड़े चट्टाने हैं, उन चट्टानों के भीतर से होकर वो जल बह रहा होता है ना। और ये बड़ा ही समतल और निम्न भूमि होती है, निम्न भूमि, है ना। इसलिए तो ये दलदली क्षेत्र बन जाता है। यहाँ नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। उसके बाद में आ जाता है बांगर क्षेत्र। तो खादर और बांगर ये दोनों चीजों को आप एक साथ समझोगे, है ना। देखिए यहां से मैं आपको समझाता हूं खादर और बांगर। देखिए ये नदी बह रही है, ये मान लीजिए नदी बह रही है, ये देखिए ये नदी है। अब एक समय में ये नदी यहां तक बहती होगी, ठीक है। ये एक समय में ये नदी कहां तक, यहां तक पूरी ये नदी बहती होगी, है ना। यानी कि बहुत सालों पहले ये नदी यहां बहती थी। तो ये वाला जो बाढ़ का क्षेत्र जो है नदी का, ये हो गया बांगर। यानी अब नदी इतनी दूर तक नहीं जाती है। अब नदी कहां तक जाती है, अब नदी सिर्फ यहां तक जाती है। अब नदी कहां तक जाती है, ये वाले क्षेत्र तक जाती है ना। तो अब हर साल जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी यहाँ तक, नदी का पानी फैल जाता है और यहाँ तक नदी अपने अवसाद जो है वो फैला देती है। जो जलोढ़ उसके आपको के अवशेष होते हैं वो यहाँ तक नदी फैलाती है। तो ये वाला क्षेत्र जो है, जो नवीन बाढ़ का मैदान है, नवीन बाढ़ का मैदान, वो नवीन बाढ़ का मैदान जो है वो क्या कहलाएगा, वो वही नवीन बाढ़ का मैदान जो है वो कहलाता है खादर, है ना। तो इनमें से ज़्यादा उपयोगी कौन सा हुआ, ये खादर, है ना। ज़्यादा उपजाऊ कौन सा हुआ, खादर, क्योंकि इसको हर साल नई जब बाढ़ आती है नदी में, है ना, तो नदी में हर साल जब बाढ़ आती है इसको नया आप कहो कि अवसाद मिल जाता है, नया जलोढ़ इसे मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा उपजाऊ होता है। समझ में आ गया आपको बात, है ना। अब यहाँ से समझिए, पुरानी कांप मिट्टियाँ पाई जाती है इसमें, बांगर प्रदेश में। इसका निर्माण मध्यकाल से लेकर ऊपरी प्लाइस्टोसिन काल तक इसका निर्माण माना जाता है। इसका रंग हरा होता है, काला होता है, पीला इससे हमें मतलब नहीं है। कंकड़ के रूप में चूना युक्त जो मिट्टी है यहाँ पर पाई जाती है और कृषि प्रदेश के लिए ज़्यादा उपयोगी ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सालों पहले नदी की यहाँ बाढ़ आया करती थी और बहुत सालों से नदी की बाढ़ यहाँ नहीं आई, इसलिए इसको उपयोगी जो जलोढ़ होते हैं, जो उपजाऊ होते हैं, वो इससे प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए अब ये बंजर भूमि बन चुकी है ना। इसका विस्तार देखिए आप बुंदेलखंड में, कि जो उच्च भूमि वहाँ पर मालवा के पठार में, विंध्यन श्रेणियों में, दक्कन के पठार में, बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, महानदी का जो बेसिन है, साथ ही साथ दंडकारण्य और पूर्वी पठार है, वहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है, किसका, बांगर प्रदेश का। ठीक है साहब। अब देख लेते हैं खादर प्रदेश। देखिए ये आप नदी देख रहे हैं। अब नदी में जब बाढ़ आ रही है तो ये नदी देखिए इतनी चौड़ी फैल रही है। वास्तविकता में तो नदी हो सकता है कि इस तरह पे बहती हो, है ना, पर जब नदी में बाढ़ आती है जून के आसपास, जुलाई में, तो नदी में जब बाढ़ आती है तो बहुत दूर तक फैल जाती है। इसका पानी जो है बहुत दूर तक जाएगा और इसमें जो ये गाद, जो अवसाद, इसके अवसाद हैं वो बहुत दूर तक फैल जाते हैं और ये बड़े ही उपजाऊ होते हैं। और हर साल ऐसा होता है। अगर आप गंगा नदी के किनारे से संबंध रखते हैं तो आपने गंगा नदी के आसपास में देखा होगा कि बाढ़ जब आती है तो बहुत दूर तक पानी फैल जाता है और बाढ़ जब उतर जाती है तो लोग वहीं पे खेती करना शुरू कर देते हैं, है ना। और बाढ़ जब आती है तो वो बाढ़ आने के पहले वो खेती अपनी काट भी लेते हैं, तो इसलिए वहाँ पर खेती अच्छी होती है। तो ये जो खादर प्रदेश है ये नवीन बाढ़ के मैदान है। क्या है, नवीन बाढ़ के मैदान, जहाँ हर साल बाढ़ आती है और इनको जो उपयोगी और उपजाऊ जो जलोढ़ है वो प्राप्त होता रहता है ना। ये बांगर प्रदेश के बाद में निम्न भूमि वाला क्षेत्र है ना। कि मान लीजिए अगर ये नदी यहाँ से बह रही है और अगर इसके पास वाला जो क्षेत्र है ये तो खादर है और इसके आगे वाला क्षेत्र जहाँ नदी एक समय में कभी ना कभी वहाँ पर वो बहा करती थी, तो ये है बांगर वाला प्रदेश। क्या है ये, बांगर प्रदेश। समझ में आ गया ना। ये क्या है, ये अभी नदी जहाँ पर बहती है वो, ठीक है। तो वह भूभाग जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है। तो देखिए जहाँ पर हर साल पहुँचता है वो बाढ़ का मैदान जो है, जिसे कछारी मैदान भी कहते हैं, वही खादर प्रदेश है। इसको पंजाब में क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी। तो बेट क्या है, निम्नलिखित में से बेट क्या है, तो खादर प्रदेश को पंजाब में बेट कहा जाता है, इस प्रकार से। तो बेट, साथ ही साथ इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब धरातलीय आधार, जो आधार है उसके आधार पर अगर हम देखें
तो भारत का जो विशाल मैदान है उसको भी हम अलग अलग तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये सतलज यमुना का मैदान है जिसे पंजाब हरियाणा का मैदान भी कहते हैं। यहाँ पर ये राजस्थान का मैदान है, ये ऊपरी गंगा का मैदान है, ये मध्य गंगा का मैदान है, ये निम्न गंगा का मैदान है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इस आधार पर भी बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार से भी हम एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। बस ऐसे बांटा जा सकता है तो ऐसे भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान, है ना। ये लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर इसमें सतलज, व्यास और रावी नदियां बहती है। देखिए यहाँ से देखिए इस प्रकार से सिंधु नदी बहती है ना। सिंधु के बाद में इसका मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ये कोड है इन नदियों का, सिंधु नदी की सहायक नदियों का। तो ये ऊपर से सिंधु नदी, फिर झेलम नदी कश्मीर से होकर होके बहती है ना। फिर आगे जाके ये सब इसमें मिल जाती है, झेलम नदी, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है और फिर सतलुज है। तो रावी, ब्यास और सतलुज नदियां जो है इन इन नदियों वाले क्षेत्र में ये मैदान है पंजाब हरियाणा का, है ना। और अधिकतम चौड़ाई अगर हम देखें तो 10 से 12 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। और इन क्षेत्रों को पंजाब में क्या कहते हैं, बेट कहा जाता है। यह भी आपको याद रख लेना है। साथ ही साथ जो रावी और व्यास नदियां हैं, इनके बीच का जो भूभाग है इसे क्या कहते हैं, अपर बारी क्षेत्र। ये वारी नहीं है, बारी है। अपर बारी क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो रावी और व्यास नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र है। एक मिनट मैं यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ, आपको समझाता हूँ मैं। देखो ये यहाँ से गई अपनी सिंधु नदी, ये यहाँ से झेलम नदी जाके सिंधु में मिल जाती हैं, ठीक है। ये रावी नदी है, रावी, व्यास नदी यही हिमाचल में, ये नदी रावी नदी व्यास में आके मिल जाती है। और ये जो फिर आगे जाके सतलज नदी में इस प्रकार से मिल जाती है। तो ये आपकी हो गई सिंधु, झेलम, रावी, ये आपकी ब्यास, सर ये चेनाब है, सी ये रावी है, ये ब्यास है, तो ये सतलुज नदी में आके मिल जाती है। कंफ्यूज हो गए ना, फिर से बताता हूँ, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, खाली पेज नहीं है क्या, माफ कीजिएगा। ये नदियाँ यहाँ पर कहीं दिखा रखी है इनमें कि नहीं दिखा रखी, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए खाली पेज है। तो सबसे पहले जो है सिंधु नदी इस प्रकार से बहती है ना। फिर सिंधु के नीचे झेलम नदी बहती है जो कि सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। फिर ये सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास, ये चिनाब, है ना, ये चिनाब नदी, ठीक है। फिर ये रावी नदी है, फिर ये व्यास नदी है। तो ये नदी आकर इसमें मिल जाती है, ठीक है। फिर नीचे आती है सतलज नदी, और ये सारी नदियां फिर आके सतलज नदी में मिल जाती है ना। तो ये चिनाब और ब्यास नदी आके यहाँ पर आपको ये है रावी नदी में मिल जाती है। फिर ये सारी नदी आगे जाकर सतलज में मिल जाती है, ये पंजाब से होके बहती हैं। तो इनका ही ये क्षेत्र है ना, अब समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो जो सतलज, माफ कीजिएगा, जो रावी और व्यास के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, अपर बारी क्षेत्र। साथ ही साथ व्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्र को विश्व दोआब कहा जाता है। और सतलुज के जो दक्षिण का क्षेत्र है उस भाग को मालवा का मैदान कहा जाता है। और इस मैदान के लगभग 1/4 भाग को रावी, व्यास और सतलुज नदियां प्रभावित करती है। यमुना नदी अपने दाएं किनारे पर फैले भूभाग को प्रभावित करती है। तो यहाँ से जो है नदी, यहाँ से जो है ये यमुना नदी इस प्रकार से आती है ना। तो इसका दाएं किनारा कौन सा होगा, यही तो हो गया। जब आप नदी इस प्रकार से बह रही है तो इस प्रकार से देखोगे तो ये इसका राइट है, ये लेफ्ट है। तो ये राइट वाला क्षेत्र है इसका यमुना नदी का, ये प्रभावित करता है सतलज यमुना प्लेन जो है उसको, या आप कह सकते हो कि पंजाब का जो मैदान है उसको, है ना। ये हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं राजस्थान का मैदान, है ना। तो राजस्थान का मैदान जो है ये भी लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला हुआ है ना। यहाँ पर देखिए
ये पूरा भारत का मैप है। यहाँ से गुजरती है अरावली पहाड़ियाँ, ये यहाँ पर है गुजरात, और है यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली तक जो है वो ये सब फैली हुई है ना। इस अरावली पहाड़ियों के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है राजस्थान का मैदान पाया जाता है। ऐसा नहीं कि राजस्थान इस अरावली के पश्चिम का जो क्षेत्र है सारा ही मरुस्थल है ना, और वो उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ है, वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, परंतु वहाँ पर क्या समस्या क्या है, वहाँ पर पानी नहीं है। जो थार का मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र तो ये जो राजस्थान वाला ये जो राजस्थान का क्षेत्र है ये वाला, और इसके पश्चिम वाला जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान में भी है, वो थार का मरुस्थल है। सारा थार का मरुस्थल नहीं है। यहाँ पर तो जो है राजस्थान का मैदान है, ये दक्षिण राजस्थान में यहाँ पर बागड़ प्रदेश भी इसे कहा जाता है। ये 56 का मैदान भी इसे कहा जाता है। ये बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र है, बस पानी की इसमें कमी है ना। तो देखिए इसका विस्तार कहाँ है, इसके विस्तार पाकिस्तान की सीमा तक है। अरावली के पश्चिम से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक इसका विस्तार पाया जाता है राजस्थान के मैदान का, और इसमें मरुस्थली और बांगड़ क्षेत्र भी सम्मिलित है। ये बांगड़ या इसे आप बागड़ क्षेत्र है, ये बागड़ क्षेत्र जो है ना दक्षिण राजस्थान में है, तो ये बागड़ क्षेत्र भी इसमें शामिल है, और ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक अंग है ना। अगर वास्तविकता में देखें तो ये जो क्षेत्र बना हुआ है ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, और इस प्रायद्वीपीय पठार के भाग में राजस्थान वाले क्षेत्र में जो राजस्थान के मैदान में इसमें सांबर, डीडवाना, लून करनसर, कुचामन और डेगाना इस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। अब राजस्थान का क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है वो भी, है ना, और यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र ही है। अगर आप इसको देखो तो अगर थार का मरुस्थल तो देखिए यहाँ पर है, परंतु ये भी तो मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थल क्या है, जहाँ पर वर्षा नहीं होती, जहाँ पर वाष्पीकरण जो है वर्षा से ज़्यादा होता है, वो मरुस्थल हो गया। तो यहाँ पर ये पाई जाती है झीलें, और जब ये शुष्क क्षेत्रों में है तो यहाँ पर इनका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, पानी इनमें बहुत कम होगा, तो ये कैसी झीलें होंगी, खारे पानी की झीलें। तो यूपीएससी ने पूछ लिया था एक बार कि डीडवाना, कुचामन, डेगाना, लून करनसर ऐसे एग्जाम्पल देखिए ये क्या हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो ये और एक था ये राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें हैं, तो ये खारे पानी की झीलें। तो नाम रखना, याद रखना, डीडवाना, सांबर, लून करनसर, कुचामन, डेगाना, ये क्या है, खारे पानी की झीलें हैं, राजस्थान के मैदान में या राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, हमने देख लिया पंजाब हरियाणा का मैदान, यहाँ पर राजस्थान का मैदान हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे गंगा का मैदान, ठीक है ना। और ये गंगा का मैदान देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश से शुरू होकर, आपका देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश से शुरू होकर ये पूरा पश्चिम बंगाल तक यहाँ तक फैला हुआ है ये, और इसको भी आगे फिर बांटा जा सकता है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, है ना। और ये गंगा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, और फिर गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ वो भी आ जाती हैं, ठीक है। और इसके भी दो पार्ट है, खादर और बांगर। अब खादर क्या है, नवीन मैदान है जो बाढ़ के, बांगर क्या है जो पुराने बाढ़ के मैदान है, वो बांगर क्षेत्र हो जाता है ना। और यहाँ पर क्या है, बील जैसी कुछ आकृतियाँ ये पाई जाती है, बील। तो ये बील क्या है, बील क्या है, ये एक तरीके से आर्द्र भूमियाँ है ना। गंगा के मैदान में ये पाई जाने वाली आर्द्र भूमियाँ हैं, हालांकि सिर्फ गंगा के मैदान में नहीं, ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी पाई जाती हैं, जैसे बोगी बील वगैरह हो गया, बोगी बील जो आसाम में है। इस प्रकार के बील जो है वो कहाँ की विशेषता है, तो गंगा के मैदान की विशेषता है, आप ये बता सकते हो, या ब्रह्मपुत्र के मैदान की विशेषता है। इनमें पानी भरा हुआ होता है, थोड़ा सा आपको आर्द्र भूमियाँ ही होती है। आगे आ जाते हैं। अब ऊपरी गंगा का मैदान अगर हम देखें तो ये शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उनके दक्षिणी क्षेत्र से शुरू होकर प्रायद्वीप के पठार जो है वहाँ तक ही जाती है। तो देखिए यहाँ पर शिवालिक है सब, यहाँ पर ग्रेट हिमालय है, ये मध्यम हिमालय। तो यहाँ से देखिए ये बंदरपुर से निकल गई यमुना नदी, यहाँ पर ये गंगोत्री से गंगा नदी निकल गई है, फिर इसकी सहायक नदियाँ गोमती, घाघरा, गंडक, है ना। तो यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती और घाघरा जो है इस मैदान की प्रमुख नदी है। तो यहाँ तक का जो मैदान है वो अगर हम देखें, ये घाघरा नदी का मैदान, तो यहाँ तक का जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये ऊपरी गंगा का मैदान होगा, है ना। इसमें कौन कौन सी नदियाँ जाती है, तो देखिए गंगा आ गई, यमुना यहाँ पर है ही है, यहाँ पर गोमती, घाघरा, गंडक। इनका क्रम भी याद रखना कि किस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम होता जाता है। तो पहले गोमती आती है, फिर घाघरा आती है, फिर गंडक आती है ना। तो इनका कहाँ तक है, घाघरा नदी तक इसका मैदान फैला हुआ, ऊपरी गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान कहाँ से आ जाता है, तो यहाँ पर ये देखिए घाघरा, गंडक, कोसी तथा गंगा नदियाँ इसका महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये घाघरा नदी है, इस घाघरा नदी के ये जो पूर्व वाला क्षेत्र है ये गंडक है, और ये कोसी नदी है जो बिहार का शोक जिसे कहा जाता है, बिहार का शोक इसे कहा जाता है, कोसी नदी को। तो ये वाला जो मैदान है ये क्या है, ये है मध्य गंगा का मैदान, है ना।
यहाँ पर खादर भूमि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हर साल जो है यहाँ पर नदियों के द्वारा बाढ़ के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं वो इनको जो जलोढ़ निक्षेप है इनको मिलते रहते हैं। कोसी नदी तो प्रसिद्ध है अपने जलोढ़ के लिए, है ना, ऐसा रात ही रात अपना रास्ता भी चेंज कर देती है। और बाढ़ों की अधिकता इस मैदान की विशेषता है। तो पता लगे पूछे यूपीएससी की बाढ़ों के मैदान की सॉरी बाढ़ों की अधिकता गंगा के कौन से मैदान की विशेषता है, तो है मध्य गंगा के मैदान की विशेषता। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है निम्न गंगा का मैदान। तो इस मैदान में तो देखिए पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र और जो बिहार के पूर्वी बिहार वाला एकदम क्षेत्र है, कोसी नदी के पूर्व वाला वो क्षेत्र इसमें आ जाता है। इसमें तीस्ता नदी, साथ ही साथ जो टोरसा नदी है, ये सब नदियां इसमें शामिल होती है ना। निम्न गंगा के मैदान में फिर गंगा नदी आके कहाँ से मिल जाती है? समुद्र से मिल जाती है यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से, है ना। फिर एक जो है वो बांग्लादेश में चली जाती है। फिर आ जाता है आसाम की घाटी या ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ये वाला जो है मैदान आपको दिख रहा है ब्रह्मपुत्रा का, ये है ना, ये दिबांग नदी है ना, दिहांग नदी, इसको दिहांग कहा जाता है, या लांगसांगपो, ये ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में या चीन में कहा जाता है। तो ये देखिए मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच में एक लंबा पतला मैदान है। तो देखिए यहाँ पर है मेघालय का पठार, गारो, खासी, जयंतिया है। तो और ये यहाँ पर क्या है? ये पूरा ये है यहाँ पर अलग अलग जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये क्या है? हिमालय का क्षेत्र है। तो इस हिमालय के क्षेत्र और इस मेघालय के पठार के बीच में ये जो पतला सा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है असम की घाटी है। आप इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कह सकते हो। बहुत ही कम चौड़ा है ये, इसलिए जब ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की अधिकता हो जाती है तो यहाँ पर बाढ़ हमेशा आती ही आती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी सदिया के निकट मैदान में प्रवेश करती है और फिर धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर देखिए है धुबरी, और यहाँ पर जो है ये है मैदानी क्षेत्र जहाँ से आसाम में प्रवेश करती है, यहाँ पर आ जाता है सदिया। ठीक है, और फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है नदी। देखिए इस प्रकार से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये धुबरी है और ये नदी या मैदानी क्षेत्र में आसाम में प्रवेश करती है, ये है सदिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आज हमने क्या क्या देख लिया? आज हमने देख लिया उत्तर का विशाल मैदान। अब इस विशाल मैदान में हमने देख लिया, मैं देखिए इधर से याद रखता हूँ, खादर, बांगर, तराई और भाबर। अगर इनको उत्तर से दक्षिण में अगर लगाने के लिए आ जाए तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये याद रखिएगा, है ना। खादर, बांगर, तराई, भाबर, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देख लिया इसमें और मैदान का अगर वर्गीकरण करें तो हमने देखा पंजाब और हरियाणा का मैदान। फिर हमने राजस्थान का मैदान देख लिया। फिर गंगा का मैदान हमने देख लिया, उसमें गंगा में ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और निचली गंगा का मैदान देख लिया। उसके बाद में हमने ब्रह्मपुत्र का मैदान देख लिया है। तो इस प्रकार से उत्तर का जो विशाल मैदान है वो हमने पढ़ लिया है। यहाँ से ये खादर, बांगर, तराई, भाबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये आपको पूछ लेगा कि गंगा नदी में जो बाढ़ है वो कौन से मैदान की विशेषता? तो मध्य गंगा के मैदान की विशेषता है। कोसी वाला जो क्षेत्र है वो इसी में पड़ता है ना। इस प्रकार से हमने देख लिया है। आगे वाले लेक्चर्स में और जो इसकी जियोग्राफिक फीचर्स हैं भारत की, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।